Hello students, welcoming you all to this wonderful platform named MK Gen classes, and here we are studying the molecular basis of inheritance. और बेटा molecular basis of inheritance में we have already studied the structure of DNA के बारे में हम बात कर चुके हैं, packaging के बारे में we have already discussed, and now our today's topic is the properties of a genetic material. Yes. बेटा अभी तक एक कॉम्बेट चल रहा था. 1928 में ग्रिफिथ ने स्टार्ट किया उस कॉम्बेट को थोड़ा सॉल्व करना कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है क्या, क्योंकि तब तक लोगों के जहन के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर क्या, लोग किसको मानते थे? प्रोटीन को मानते थे एज द जेनेटिक मटेरियल. लेकिन ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से उनको एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हाथ लगा. उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के केमिकल नेचर के बारे में कुछ नहीं बता पाए. तो नेक्स्ट हमारे पास पार्टी आई जिसका नेम था किसका? एवरी मैक्लोइड और मैककार्टी का जो एक्सपेरिमेंट था. तो उन्होंने उसका बायोकेमिकल नेचर बता दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट शुड बी डीएनए बट नॉट दी प्रोटीन, लेकिन किसी ने नहीं माना. फिर हर्शे एंड चेज ने दिया अनइक्विवोकल प्रूफ कि भैया लो अब मानना पड़ेगा. उन्होंने बैक्टीरियोफाज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इकोलाई को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल और बैक्टीरियोफाज को लेके, और उन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि ओनली डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल. तो प्रोटीन और डीएनए का कॉम्बेट जो चल रहा था कि क्या जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इट शुड नॉट बी प्रोटीन, इट वॉज दी डीएनए. तो प्रूव हो गया था. तो किसी भी चीज़ को जेनेटिक मटेरियल बोलने के लिए, अब डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हम सबको पता है इन सम वायरसेस आरएनए इज आल्सो द जेनेटिक मटेरियल. तो डीएनए और प्रोटीन की रेस में तो डीएनए जीत गया, लेकिन अभी आरएनए भी है रेस में कि भैया मैं भी तो हूँ, कुछ वायरसेस के अंदर मैं भी बैठा हुआ हूँ. आरएनए किस में है जेनेटिक मटेरियल? आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल किन चीज़ों के अंदर प्रेजेंट है बता सकते हो? कुछ वायरसेस में. कौन कौन से वायरस? लाइक HIV वायरस, उसके अलावा QB बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज. कहाँ पे लिखा हुआ है? आपकी NCERT के अंदर हैं दोनों एग्जाम्पल. तो इन वायरसेस के अंदर, क्योंकि बैक्टीरियोफेज भी क्या होते हैं? वायरसेस विच अटैक द बैक्टीरिया, दिस इज ऑल्सो दी वायरस. इन दोनों वायरसेस के अंदर जस्ट 2 एग्जाम्पल्स आर साइटेड, और भी बहुत सारे हैं बट ओनली फ्यू वायरसेस. तो आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल. तो भैया आपने डीएनए को कैसे मान लिया यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल? आरएनए भी तो हो सकता है. तो प्रोटीन और डीएनए की रेस में तो कौन जीत गया? डीएनए. अभी डीएनए और आरएनए की रेस में कौन जीतेगा? डीएनए या आरएनए? क्योंकि आरएनए भी तो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है. तो कौन इस रेस को जीतेगा बेटा? उस रेस को जीतने के लिए ना जेनेटिक मटेरियल किसी को भी अगर बनना है, चाहे वो डीएनए को बनना है या आरएनए को बनना है, तो उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. और उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आइडियल जेनेटिक मटेरियल. और वो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या? वो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, यहाँ लिख देते हैं हम. प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल जेनेटिक मटेरियल. और वो 4 प्रॉपर्टीज़ क्या है? देखो आपकी बुक के अंदर पूरा सेंटेंस के टाइप में लिखा हुआ है, ठीक है. हम लिख देते हैं सबसे पहले, जो भी जेनेटिक मटेरियल बनना चाह रहे हैं, डीएनए या आरएनए, कोई भी मॉलिक्यूल अगर किसी को भी बनना है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स कार्बन कॉपी. इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स कार्बन कॉपी मतलब इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन. क्या होना चाहिए? इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन. है ना? एनसीईआरटी की बुक उठाओ, देखो पहला यही लिखा हुआ है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स आइडेंटिकल कॉपीज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेप्लिकेशन. यही लिखा हुआ है पहला, ठीक है, कोई बात नहीं. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट शुड बी द सेकंड प्रॉपर्टी? इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल. केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए. चलिए ठीक है, ये है दूसरी प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी बेटा क्या है? इट शुड हैव द स्कोप ऑफ स्लो म्यूटेशंस विच
आर दी बेसिस फॉर एवोल्यूशन। बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी की वर्डिंग बोल रही हूँ मैं। एनसीईआरटी के अंदर थर्ड पॉइंट क्या है कि थोड़ा सा भाई स्लो म्यूटेशन का स्कोप भी होना चाहिए कि वो जो भी मॉलिक्यूल हो, वेदर इट इज़ डीएनए और आरएनए या कोई भी किसी भी चीज़ को अगर जेनेटिक मटेरियल बोलना है, सबसे पहली कंडीशन रेप्लिकेशन होनी चाहिए, रेप्लिकेशन करने की कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। दूसरी, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तीसरा, उसमें म्यूटेशंस का स्कोप होना चाहिए। पर म्यूटेशंस कैसी होनी चाहिए? स्लो म्यूटेशंस। स्कोप फॉर, इसको तरीके से ही लिखते हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही लिख लेते हैं, स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशंस। और म्यूटेशंस किस लिए ज़रूरी हैं? म्यूटेशंस आर दी बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। हम आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे हमारी रेसेस बेटर होती जा रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन हो रही है। एवोल्यूशन किस वजह से होती है? म्यूटेशंस की वजह से। तो म्यूटेशंस भी होनी बहुत ज़रूरी हैं। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस should follow Mendelian inheritance pattern. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. ये आपका फोर्थ पॉइंट है in the NCERT ditto in this language. तो ये चार प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए बेटा किसी भी चीज़ को जेनेटिक मटेरियल बोलने के लिए। तो चलो एक कॉम्बैट स्टार्ट कर लेते हैं। डीएनए और प्रोटीन में तो डीएनए जीत गया। अब डीएनए और आरएनए में, भैया डीएनए और आरएनए में एक चीज़ बताइए, कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन बोथ। डीएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है, वी ऑल नो, और आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है, प्रोटीन नहीं कर सकता। वो भी लिख के क्रॉस लगा लो। और प्रोटीन को तो वैसे भी हम इस रेस से बाहर निकाल चुके हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रोटीन को तो हर्शी एंड चेज ने उसके एक्सपेरिमेंट से हमने उसको क्या कर दिया है? आउटडेटेड। भैया आप हो ही नहीं सकते जेनेटिक मटेरियल, आप मिले ही नहीं हमें ई कोलाई की सेल के अंदर। तो डीएनए और आरएनए पहली कंडीशन तो दोनों ने फुलफिल कर ली। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। अब यहाँ पे आके आ गया पंगा। क्या पंगा? डीएनए इज, मैं क्या कहूँगी, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। DNA is more stable than RNA। किस वजह से? बेटा बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं आरएनए के साथ। आरएनए के पास क्या क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आरएनए के पास कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। डीएनए के पास कौन सी शुगर बताई थी? डीऑक्सी राइबोज शुगर। कहाँ पे प्रॉब्लम है? ये जो 2 प्राइम कार्बन के ऊपर, अगर मैं शुगर की बात करूँ, ऐसा है ना शुगर, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन, और सब पे प्राइम लगा लेना। तो ये जो सेकंड वाली कार्बन होती है बेटा, इन केस ऑफ राइबोज शुगर, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? H और एक OH। ये क्या है? राइबोज शुगर। ध्यान से देख लेना, वैसे मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्ट्रक्चर में, एक बार और सुन लो। अगर मैं आरएनए की बात कर रही हूँ तो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर की पहचान क्या है? ये जो सेकंड पोजीशन का, ये सेकंड वाला कार्बन है ना, इसके पास एक OH ग्रुप होता है। और OH ग्रुप क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज रिएक्टिव, एक फंक्शनल ग्रुप है, रिएक्टिव है। और रिएक्टिव जो चीज़ होगी, इसका मतलब वो रिएक्शन करने के लिए रेडी है। इट मीन्स उसको अभी स्टेबिलिटी नहीं मिली है, उस स्टेबिलिटी नाम का मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो रिएक्ट करना चाह रहा है। तो सबसे पहले आरएनए की जो लेस रिएक्टिविटी है, किसको, किसकी वजह से लिखेंगे हम? OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2 प्राइम कार्बन ऑफ राइबोज शुगर। क्या करता है ये? इट मेक्स आरएनए मॉलिक्यूल रिएक्टिव। और जो चीज़ रिएक्टिव होती है बेटा, वो क्या होती है? दैट इज अनस्टेबल। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख लेना अनस्टेबल। तो क्या बन गया? अनस्टेबल। और क्या है? और दूसरी चीज़ क्या प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पे? इसके पास क्या प्रेजेंट है? आरएनए के पास प्रेजेंट होता है यूरेसिल, और डीएनए के पास कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है? थायमीन। तो यूरेसिल इज लेस स्टेबल देन थायमीन। यूरेसिल is
less stable than thiamine। किस वजह से? आपको पता है यूरेसिल की स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की जाती कैसे? इसके यूरेसिल की 5 प्राइम कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप लग जाए ना, मतलब इसकी 5 मिथाइल यूरेसिल, जब इसको बना दें तो ये स्टेबल हो जाता है, मतलब ये रिएक्टिव रहता है। स्टेबिलिटी इसकी कब आती है? मिथाइल ग्रुप चुरा लेता है, ये कहाँ लगा लेता है? 5 प्राइम पोजीशन पे। तो 5 मिथाइल यूरेसिल को हम क्या बोलते हैं? थायमिन, तब जाके वो स्टेबल होता है। तो 5 मिथाइल यूरेसिल क्या होता है? थायमिन। थायमिन क्या है? यूरेसिल की स्टेबल फॉर्म। और ये कहाँ मिलती है? डीएनए के अंदर। स्टेबल कौन हुआ ज़्यादा? डीएनए। यूरेसिल क्या है? अनस्टेबल, बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव। ये क्या बनना चाह रहा है? 5 मिथाइल थायमिन। ये अभी ये आपको सारा बताएंगे। 5 मिथाइल यूरेसिल बनना चाह रहा है तो इट इज़ लेस स्टेबल, ये रिएक्टिव है, जिसकी वजह से आरएनए क्या हो जाता है? अगेन अनस्टेबल हो जाता है। फिर आप आ जाइए म्यूटेशंस। अब आरएनए हमें पता है आरएनए क्या है? बहुत ज़्यादा फास्ट म्यूटेशन शो करता है। आरएनए म्यूटेट्स वेरी फास्ट। इसीलिए जिन ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है ना बेटा, वो क्या होते हैं? शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है उन ऑर्गेनिज्म का, शॉर्ट लाइफ स्पैन, क्योंकि फटाफट 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 आरएनए म्यूटेट करता रहेगा। और डीएनए क्या है? डीएनए इज कंपैरेटिवली, डीएनए म्यूटेट्स एट अ स्लोअर रेट, है ना? तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए भैया बहुत बहुत टाइम के बाद उसमें कोई एक म्यूटेशन या चेंज आए, एज के साथ, सेक्स के साथ, टाइम के साथ। ऐसा नहीं कि हर बार म्यूटेट किए जा रहा है। अब आरएनए को देखो, वही कोविड वाला सीन ले लो आप। अभी कोविड वायरस से तो हम सब जूझे हैं ना पीछे गए हुए गुजरे हुए सालों में। तो हमने देखा था कितनी जल्दी जल्दी, क्योंकि उस कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। कितनी जल्दी जल्दी म्यूटेट हो रहा था, कितनी जल्दी जल्दी उसके अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे थे। वो अलग वेरिएंट कैसे आ रहे थे? आरएनए म्यूटेट कर रहा था, चेंज हो रहा था। चेंज होने का मतलब म्यूटेट हो गया, नया म्यूटेंट आ गया, मतलब नया वेरिएंट आ गया मार्केट में। फिर उसने फिर अपना जेनेटिक मटेरियल बदल लिया, चेंज हो गया थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल के अंदर। उस चेंज की वजह से हम क्या बोलते हैं? अगेन म्यूटेट हो गया। लो भैया एक और म्यूटेंट या वेरिएंट आ गया नया, कोई डेल्टा आ रहा है, कोई ओमिक्रॉन आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। तो वो सारे क्या थे? इसके वेरिएंट्स थे, क्योंकि आरएनए के अंदर क्या होती है? जल्दी जल्दी म्यूटेशन होती है। तो लाइफ स्पैन क्या हो गया? जिसके अंदर अब ये म्यूटेट हो गया, नया बन गया, तो पिछले वाला खत्म हो गया। तो लाइफ स्पैन इनका क्या रहता है? छोटा। और डीएनए का लाइफ स्पैन क्या रहता है? बड़ा। तो बेटा अब इन सारे पॉइंट्स से आपको क्या पता चल रहा है? और दूसरी एक चीज़ और यहाँ पे, जो डीएनए है बेटा, स्ट्रक्चरली भी और केमिकली भी अगर हम देखें ना, डीएनए इज लेस रिएक्टिव। और दूसरा, डीएनए के अंदर देयर इज स्कोप ऑफ रिपेयर। इन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म गोज ऑन, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो है इट इज़ लेस रेजिस्टेंट, आप कहोगे इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू द चेंजेस। डीएनए इज मोर रेजिस्टेंट टू चेंजेस। क्यों? किस वजह से? क्योंकि डीएनए क्या है? इट इज़ ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। स्टेबिलिटी में एक पॉइंट आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, सबको पता है। और जो आरएनए है बेटा, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इसका जो नाइट्रोजन बेस है, इसको कहीं नाइट्रोजन बेस दूसरा दिखा तो फटाफट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा ना। तो आरएनए बीइंग सिंगल स्ट्रैंडेड खुद ही रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है कि भैया किसी तरह मैं भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाऊं। तो ये बेचारा वैसे सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से भी क्या है? अनस्टेबल है, रिएक्टिव है। डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स है उसकी, आराम से सारे के सारे नाइट्रोजन बेस जो है पेयर अप हुए बैठे हैं मज़े से, क्या है? स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है, इसीलिए वो स्टेबल है। दूसरा, डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से क्या है? सपोज कीजिए डबल स्ट्रैंड है, यहाँ पे बेस पेयर बैठे हुए हैं ये ए टी सी जी ए, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे क्या होगा? टी ए जी सी एंड टी। ये बेटा अब सपोज कीजिए गलती से ये वाला जो
बेस पेयर है वो गलत हो गया, म्यूटेशन हो गई और इस सी की जगह क्या लग गया बेटा, यहाँ पे आके लग गया से टी, गलती से। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बैठा हुआ है ना, ये इसको करेक्ट कर देगा, या तो इसको देख के ये अपने आप ठीक हो जाएगा, यहाँ सी लग जाएगा, या इसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज कर लेगा। देयर इज़ नो चांसेस ऑफ मिस्टेक, तो लेस एरर रहते हैं। रिपेयर वर्क जो है डीएनए के अंदर चलता रहता है, आरएनए के अंदर ऐसा रिपेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, प्रूफ रीडिंग पॉसिबल ही नहीं। क्यों? उसमें कौन सा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन प्रेजेंट है। ये लो, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगर यहाँ पे चेंज आ गया तो आगे से आगे चलता रहेगा, उसको रिपेयर करने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट है ही नहीं, तो रिपेयर मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से आपको क्या पता चल रहा है, ये दोनों जंग जीत गए, यहाँ पे आरएनए जंग हार गया, यहाँ पे अगेन आरएनए जंग हार गया। उसकी तो अभी बात ही, इसको तो छोड़ दो, इसको तो हम पूरा पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं इसके ऊपर, तो पिछला। तो इस सारे के सारे से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इस सारे से मुझे तो ये कंक्लूजन मिला कि डीएनए इज लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल देन आरएनए, दैट इज व्हाई डीएनए शुड बी द जेनेटिक मटेरियल। तो कहाँ लिखें इसका कंक्लूजन, कहाँ लिखें? चलो एक काम करते हैं, इसका कंक्लूजन लिखते हैं यहीं पे। तो कंक्लूजन क्या है, लिखिए कंक्लूजन। इस सारी डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोस्टली किसके पास हैं। कंक्लूजन क्या है, डीएनए इज लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल देन आरएनए। तो डीएनए शुड बी द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उसको 4 जो कंडीशंस है फुलफिल करनी थी। तो कुछ तो आरएनए भी कर रहा था, लेकिन मैक्सिमम में कौन बाजी जीत गया, डीएनए। तो डीएनए शुड बी द जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ गया? तो ये कॉम्बैट, तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ें पढ़ी, एक तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली जेनेटिक मटेरियल की, और दूसरा इसी को बुक के अंदर क्या लिखा हुआ, डीएनए वर्सेस आरएनए। मैंने तो नहीं कोई, अरे ये सारी मेरे को यहाँ पढ़ाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इस स्लाइड को रहने देते हैं। तो हमारे पास ये एक तरह का टॉपिक क्या था, प्रॉपर्टीज़ तो हो गई, उसके साथ ही मैंने ये जो टॉपिक है ना डीएनए वर्सेस आरएनए, वो भी मैंने आपको यहीं पे पढ़ा दिया। तो डीएनए और आरएनए में से बेटा जंग कौन जीत गया, आरएनए। तो इसीलिए अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डीएनए वर्सेस आरएनए में डीएनए को हम यूजुअली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, डीएनए इज़ यूज्ड एज द जेनेटिक मटेरियल, और साथ ही साथ स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन जो आरएनए है, आरएनए उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये हेल्प करता है इन दी ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है तो वो कौन करेगा, डीएनए, क्योंकि डीएनए में जल्दी जल्दी म्यूटेशन नहीं होती, वो जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ कंजर्व रखेगा। इसको दोगे स्टोर करने को, क्या होगा, ये तो बेचारा हर टाइम कुछ टाइम के बाद अपने आप चेंज हो जाता है। आपने इन्फॉर्मेशन कुछ स्टोर करी, उसने म्यूटेट कर करके चेंज करके उसको बना कुछ और दिया, तो इसमें हम स्टोर नहीं करवा सकते। आरएनए को सिर्फ हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर दी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कैसे, डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे क्या बना लिया जाता है, आरएनए, और आरएनए जो इन्फॉर्मेशन उसको डीएनए से मिली है फटाफट उससे क्या बना लेता है, वो प्रोटीन्स। तो जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास थी उस इन्फॉर्मेशन से जैसे प्रोटीन बनने चाहिए थे वो बन गए, लेकिन डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता। डीएनए को किसकी मदद चाहिए, डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ता, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन हैंडओवर की टू दी आरएनए, फिर आरएनए बनाता है प्रोटीन्स। इसी को तो बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये किसका काम कर रहा है, मैसेंजर का, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि डीएनए कह रहा है भाई ऐसे प्रोटीन बनने चाहिए,
ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन डीएनए से कौन लेके आया, आरएनए, क्योंकि डायरेक्ट डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकता, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी डीएनए में, लेकिन उसको ट्रांसमिशन होगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए। अब यहाँ पे जो मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया ना मेंडेलियन इनहेरिटेंस वाला, तो बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हो, वो यही लिखना था मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, कि डीएनए से मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, कैरेक्टर्स, कि जो भी जीन के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस करना चाहिए। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, फोर्थ मैंने यही बोला है ना, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है किसके पास है, डीएनए, डीएनए के पास किस फॉर्म में है, जीन, तो जीन के पास जो इन्फॉर्मेशन हम कहेंगे ना एक्सप्रेस कर गई, एक्सप्रेस कर गई का मतलब क्या है, उसने क्या बना दिया, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर बनने का मतलब क्या है, प्रोटीन बनेंगे। तो डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन्स नहीं बन सकते, जबकि आरएनए क्या बना सकता है, डायरेक्ट आरएनए से ही तो बनते हैं प्रोटीन्स। तो टोटल जंग कौन जीता है, डीएनए जीता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, और उसका म्यूटेशन रेट बहुत लो है। इसलिए इस जंग में डीएनए वर्सेस आरएनए में बेटा कौन जीत गया, इस कंक्लूजन को इस पेज पे ले आना। इसलिए डीएनए को यूज़ करते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और आरएनए को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब आ जाइए आरएनए वर्ल्ड। अब आरएनए वर्ल्ड में सबसे पहली यही बात लिखी हुई है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल की जंग थी हमारी तीन चीज़ों के बीच में, किस किस के बीच में थी, प्रोटीन्स, आरएनए एंड डीएनए। प्रोटीन को तो हमने रूल्ड आउट कर दिया, आरएनए और डीएनए में से भी ये जंग किसको जितवा दी हमने, डीएनए को। लेकिन आरएनए और डीएनए में से अगर हम पूछें दोनों, क्योंकि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है इन फ्यू वायरसेस, और डीएनए तो है ही इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो डीएनए और आरएनए में से पहले कौन आया था, विच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर पहली ही लाइन लिखी हुई है, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। वॉज लिख लेना, पास्ट टेंस में चल रहा है, मैंने इसको प्रेजेंट में लिख दिया, आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। कौन था पहला जेनेटिक मटेरियल, नोट डीएनए, डीएनए आज के टाइम में सुपर हिट हुआ बैठा है, लेकिन अगर हम बात करें पुरानी तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। कैसे, अभी तो हमने इसको बोला ये जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, उसके पीछे रीजंस हैं, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल था सबसे पहले। जब ऑर्गेनिज्म आए तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही आया उनके अंदर, एंड वी हैव मैक्सिमम प्रूफ्स इन सपोर्ट ऑफ माय स्टेटमेंट। तो क्या प्रूफ्स है मेरे पास इसको लेके, प्रूफ नंबर 1, जिस वक्त जैसे आपकी बुक के अंदर तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ना, मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग, और एक और वो क्या चीज़ लिखी है ना, तो 3 चीज़ें लिखी हैं वहाँ पे, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मैं उनको प्रूफ्स की फॉर्म में अलग अलग बता रही थी। देखो बेटा, जब डीएनए बनता है, डीएनए कैसे बनता है, डीएनए बनता है पॉलीमराइजेशन से, पता है ना, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरी न्यूक्लियोटाइड, तीसरी, चौथी, डीएनए है क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ती रहती हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता रहता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इट इज़ डीएनए, ये पहले ही लेक्चर में बता दिया था मैंने आपको। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ती हैं, मतलब ये पॉलीमराइजेशन हो रही है, इसके लिए कौन सा एंजाइम लगता है, वो एंजाइम लगता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए की जो फॉर्मेशन है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डीएनए के लिए जब रेप्लिकेशन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, बस आने वाले हम इस टॉपिक पे, तो आरएनए पॉलीमरेज किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब समझ रहे हो ना, फॉर्मेशन ही तो हो रही है डीएनए की, फॉर्मेशन ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए। तो इस प्रोसेस में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज की। और आपको पता है ये डीएनए पॉलीमरेज इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, it requires RNA primer to start the replication process। सारा रेप्लिकेशन कौन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को भी स्टार्ट होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, आरएनए प्राइमर की। पहले एक आरएनए प्राइमर बनता है, क्या होता है आरएनए प्राइमर, आरएनए का एक छोटा सा स्ट्रेच, एक छोटी सी
चेन बनती है, छोटा सा फ्रेगमेंट बनता है। अभी समझ नहीं आएगा, अभी बस नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा, मतलब अगले रेप्लिकेशन ही आने वाली है, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो डीएनए खुद बनने के लिए किस पे डिपेंड है? आरएनए के लिए। तो मतलब आरएनए पहले एग्जिस्ट करता होगा ना, तभी तो वो डीएनए को आगे बना रहा है। अपने आप से तो डीएनए बन ही नहीं सकता, क्योंकि डीएनए को किसकी रिक्वायरमेंट है? आरएनए। इसका मतलब पहले आरएनए नेचर में एग्जिस्ट करता होगा। चलिए दूसरी चीज़, एक और प्रूफ लिख देते हैं। दूसरा प्रूफ क्या है बेटा? आरएनए एक्ट एज दी राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होते हैं? राइबोजाइम व्हेन आरएनए एक्ट्स एज दी एंजाइम। और पता है कहाँ पे एक्ट करता है ये एंजाइम की तरह? फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है? इसको आपकी एनसीईआरटी लिखती है एडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या काम है इसका? अभी हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे ना ट्रांसलेशन, वहाँ पे आप इसको समझोगे। तो जो टीआरएनए बनता है, टीआरएनए की फॉर्मेशन के लिए भी क्या चाहिए? एंजाइम। और वो एंजाइम आपको हमेशा पता है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। लेकिन नहीं, जब टीआरएनए बनेगा ना बेटा, तो यहाँ पे भी एक एंजाइम लगेगा, लेकिन वो एंजाइम प्रोटीन नहीं है। वो एंजाइम क्या है? आरएनए इटसेल्फ एक्टिंग एज एन एंजाइम। आरएनए कैन एक्ट एज दी एंजाइम। और जब आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, तो उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ नीट के ऊपर कि राइबोजाइम क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीन्स, these are RNAs, these are DNAs, these are protein plus RNAs, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। तो राइबोजाइम क्या होते हैं? when RNA act as enzyme, तो उस RNA को हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। तो देखो RNA मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में सबसे बड़ा काम है सेल डिवाइड होना। सेल डिवाइड होने के लिए क्या होगी? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा? पॉलीमरेज से। और ये पॉलीमरेज कब काम करेगा? जब आरएनए प्रेजेंट होगा। तो मेटाबॉलिज्म। दूसरा काम राइबोजाइम, इसकी कैटालिटिक एक्शन भी है। तीसरा आप आ जाइए, एक चीज़ होती है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की फॉर्मेशन। इन दी फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिडाइल, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये सारी चीज़ें पता है आपको, ये भी नहीं समझ आएंगी, बस ये अगले आने वाले टॉपिक में ना ये सारे के सारे नेम आएंगे आपको। ये भी ट्रांसलेशन में जब आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे ना, तो वहाँ पे एक एंजाइम होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो वहाँ पे भी किसकी हेल्प लगती है? वहाँ पे भी आरएनए। तो यहाँ पे भी क्या है? राइबोजाइम। आरएनए एक्ट एज दी एंजाइम। और चौथा प्रूफ देते हैं, इन दी स्प्लाइसिंग प्रोसेस, इन दी स्प्लाइसिंग ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। देखो बेटा, जब डीएनए से आरएनए बनता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बताया था ना सेंट्रल डोगमा में, डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन। तो ये जो आरएनए बनता है ना डीएनए से, ये एकदम वो मैसेंजर आरएनए नहीं बनता। ये एक ना बड़ा, कहते हैं ना कि मिलावट वाला आरएनए होता है। इसमें कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती, तो उन रीजन्स को हम बोलते हैं इंटरोन्स। और जो ज़रूरत के रीजन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोन्स। तो जब इस आरएनए को, जो इसका अनरिक्वायर्ड पार्ट है, जो हमें चाहिए ही नहीं प्रोटीन बनाने के लिए, उसको हम स्प्लाइसिंग करके निकाल देते हैं, तो आरएनए की हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग करना बोलते हैं। स्प्लाइसिंग ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए का मतलब क्या है? उसके बाद क्या होती है? प्रोसेसिंग। चलो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अभी नहीं करते, इतने बड़े बड़े नेम अभी नहीं लिखते, जब प्रोसेस पे जाएंगे वहाँ लिखेंगे। तो स्प्लाइसिंग का मतलब समझ गए? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए नहीं बनता, पहले बनता है हेटेरोन्यूक्लियर एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का मतलब हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, आगे मैं लिखवाऊंगी इसकी फुल फॉर्म। तो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए में से जो नॉन इसेंशियल पार्ट्स थे उनको काट के स्प्लाइस करके निकालना। उसके अंदर भी कौन हेल्प कर रहा है? हमें हेल्प करते हैं SNRNPs। और ये SNRNP दो चीज़ों से बना होता है। एक बना होता है बेटा राइबोजाइम से, और दूसरा बना होता है प्रोटीन से। लो जी, राइबोजाइम आ गया, मतलब दोबारा किसका नेम आ गया? आरएनए का नेम आ गया। तो ऐसे बहुत सारे, देखो 4 प्रूफ्स तो मैंने लिख दिए यहाँ पे। आपकी बुक इनको सिर्फ ब्रैकेट में क्या लिखती है? मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग, कैटालिटिक, ये वो है ना, जो भी है। तो ये सारा का सारा क्या है? ये 4 प्रूफ मैंने उसी चीज़ को थोड़ा इलेबोरेट करके आपको समझा दिया। तो ये 4 प्रूफ्स मुझे क्या दिखा रहे हैं? कि RNA was already existing in the nature and was acting as the genetic material prior to the DNA.
तो हुआ क्यों, डीएनए फिर क्यों जेनेटिक मटेरियल बन गया मैम? डीएनए इसलिए बेटा क्योंकि अभी अभी हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं, आरएनए इज लेस स्टेबल दैन डीएनए। और आरएनए क्या है, इट इज़ क्वाइट रिएक्टिव। तो उसकी ज़्यादा रिएक्टिवनेस की वजह से, उसकी लेस स्टेबिलिटी की वजह से उसके अंदर क्या हुए, टाइम के साथ साथ हर चीज़, जब एवोल्यूशन होती है तो पॉजिटिव एवोल्यूशंस क्या करती हैं, चीज़ को और बेहतर बनाती हैं। तो आरएनए में उसको बेहतर बनाने के लिए कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाई जाए, इसको लेस रिएक्टिव किया जाए, उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हुए। कैसे हुए, जब जैसे जैसे एवोल्यूशन होता रहा तो आरएनए में भी एवोल्यूशन हुआ, उसमें क्या हुई, करेक्शंस हुई कि भैया जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, इसकी रिएक्टिवनेस कम हो जाए। और वो जो चेंजेस हुए ना, वो चेंजेस के बाद वो आरएनए नहीं रहा, वो किस में चेंज हो गया, इट हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू डीएनए। तो आरएनए से बना है डीएनए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज आरएनए क्या है, लेस स्टेबल है और क्या है, मोर रिएक्टिव है। और आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसी की वजह से जो आरएनए है, आरएनए इज लेबाइल एंड इजी टू डिग्रेड। बड़ा इजीली आप इसको डिग्रेड भी कर सकते हो। एंड आरएनए इज लेबाइल मतलब हाईली रिएक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है ये मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ, विद द लैप्स ऑफ टाइम इसके अंदर क्या हुए, केमिकल एंड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस। किस लिए, ताकि भैया इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए, इसको लेस रिएक्टिव बनाया जाए। और जब ऐसा हो रहा था तो आरएनए में जब चेंजेस हुए ना, तो वो चेंजेस के बाद वो आरएनए क्या बन गया, अब उसको उस चेंज मॉलिक्यूल को हम आरएनए नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, डीएनए। तो इसीलिए आज के टाइम में जो जेनेटिक मटेरियल है इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो कौन है, दैट इज डीएनए। भूलेंगे तो नहीं। तो क्या पढ़ा है हमने, अब बेटा ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं इतने एम्फेसाइज के साथ क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बेटा इस टॉपिक में से ना हर साल अगर आप लास्ट ईयर्स के ट्रेंड देखो ना, तो 2023 में, उससे पहले 22 में, 21 में इसी टॉपिक से, कौन सा टॉपिक है जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मतलब द डीएनए पढ़ा है, आरएनए वर्सेस डीएनए पढ़ा है, या हमने ये आरएनए वर्ल्ड पढ़ा है, इसमें से बेटा मिनिमम 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं इन टॉपिक्स में से। जितना अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा है, क्या पढ़ा है चैप्टर में, द डीएनए पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ा है, डीएनए वर्सेस आरएनए पढ़ा है, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, और आरएनए वर्ल्ड पढ़ा है। इसमें से बेटा जो लास्ट 5 ईयर का अगर मैं ट्रेंड देखूँ ना, मिनिमम 3 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम दिस एरिया। इसीलिए मैंने इतने इम्फेसिस के साथ इसको पढ़ाया है। आगे तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, अच्छा और क्वेश्चन का जो फेवरेट क्वेश्चन का पार्ट है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इन पोर्शंस को, क्योंकि बच्चे ने इनको पता ऐसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, अरे इसमें क्या था, छोड़ो पर इसमें से कुछ नहीं आता, अरे भैया क्यों नहीं आता। तो डीएनए तो आरएनए क्या है, क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, कर ही तो रहा है, ये देखो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, एंजाइम बना बैठा है, तो ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इसीलिए भी क्या हो रहा है, ये क्योंकि ये रिएक्टिव है इसीलिए तो कैटलिस्ट है। तो ये भी क्या कर रहा है, इसको रिएक्टिव बना रहा है, इसका कैटलिस्ट वाला नेचर भी क्या दिखा रहा है कि ये हाईली रिएक्टिव है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक को अगर अब आप रीड करेंगे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, यू विल कम टू नो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ इस पेज पर। बिल्कुल मैंने अकॉर्डिंग टू आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाया है, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक, वर्ड टू वर्ड मैंने वही पढ़ाया है। तो सबसे पहले वहाँ आता है कि हमने कॉम्बेट सॉल्व कर लिया बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए वॉज दी जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए और आरएनए में अगर हम कॉम्बेट कराएं तो किसको जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। चलो उस कॉम्बेट के कैसे सॉल्व किया कि जेनेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़, कि एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल में ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जो वो प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर देगा, वो कंडीशंस फुलफिल कर देगा, वो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो क्या 4 कंडीशन थी, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स कॉपी, मतलब रेप्लिकेशन होना चाहिए, इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। थर्ड, it should have the scope for slow mutations which are the basis for evolution. Number 4, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. This is the 4. तो ये 4 कंडीशन में पहली में दोनों जीत गए, दूसरी में आरएनए हार गया, क्योंकि आरएनए क्या है, स्ट्रक्चरली केमिकली
लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है। क्या क्या चीज़ें उसको रिएक्टिव बना रही हैं? उसका सेकंड पोजीशन पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसकी वजह से। दूसरा, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड नेचर। तीसरा क्या है, इसके अंदर जो यूरेसिल बैठा हुआ है। चौथा, इसका जो कैटालिटिक एक्शन है वो भी तो इसको क्या बना रहा है, रिएक्टिव ही तो बना रहा है, लेस स्टेबल बना रहा है। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कैटालिटिक एक्शन ऑफ RNA। क्या बना रहा है इसको, मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, जिसकी वजह से कैसा है ये मॉलिक्यूल। एनसीईआरटी क्या लिखती है, इट इज हाईली लेबाइल एंड वेरी इजीली डिग्रेडेबल। तो ये स्टेबल नहीं है। फिर स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशन, स्लो होनी चाहिए म्यूटेशन। आरएनए तो भर भर के बड़ी जल्दी 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 म्यूटेट कर जाता है, तो यहाँ पे फिर मार खा गया ये। और मेंडेलियन कैरेक्टर्स में लेकिन अगेन आरएनए जीत गया, क्योंकि आरएनए प्रोटीन बना सकता है। मेंडेलियन कैरेक्टर का मतलब प्रोटीन बनने चाहिए, कि जीन के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन बना के तो एक्सप्रेस करेगा ना। तो आरएनए डायरेक्ट बना सकता है, लेकिन डीएनए को आरएनए की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब इन सबको हमने सम अप किया तो कौन जीत रहा है इस कॉम्बैट को, डीएनए जीत गया। तो डीएनए शुड बी दी जेनेटिक मटेरियल। तो फिर आरएनए का क्या करें भैया, आरएनए को हम ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर लिया हमारी सेल्स ने, और डीएनए को यूज़ कर लिया एज दी जेनेटिक मटेरियल फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। फिर लेकिन पहला आरएनए और डीएनए में से पहला कौन आया, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था बेटा, दैट वाज आरएनए। क्यों, क्योंकि ये चार प्रूफ्स क्या प्रूव कर रहे हैं कि डीएनए से पहले आरएनए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। और आज भी हमारी सेल्स में ये सारे काम जो चलते हैं ना, दीज आर बेस्ड डायरेक्टली अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ आरएनए। आरएनए के आसपास घूम रही हैं ये सारी प्रोसेस, हमारे मेटाबॉलिज्म की, स्प्लाइसिंग की, बहुत सारी जगह कैटालिटिक रिएक्शंस, क्या सब चीज़ों को क्या चाहिए, आरएनए। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि आरएनए डीएनए से पहले ही एग्जिस्ट कर रहा था। इवन डीएनए का बनना भी आरएनए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इट इज़ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसको बोला जाता है। तो इन चार प्रूफ से क्या पता चल रहा है कि डीएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, लेकिन क्योंकि वो लेस स्टेबल था, मोर रिएक्टिव था, तो भैया नेचर क्या चाहता है, अगर कोई जेनेटिक मटेरियल तो दैट शुड बी आइडियल। इसको आइडियल बनाने के लिए फिर इसकी क्या करनी पड़ी, इसको लेस रिएक्टिव बनाना था और इसको मोर स्टेबल बनाना था, तो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़े। तो जब चेंजेस हुए तो अभी आरएनए नहीं रहा, ये मॉलिक्यूल चेंजेस के बाद हम इस आरएनए को क्या नाम पड़ गया, इसको हम किस नाम से जानते हैं आज के टाइम में, डीएनए। तो आरएनए की केमिकल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से बना क्या है, डीएनए, विच इज़ मोर स्टेबल। क्या है, क्यों है ये जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इट इज़ मोर स्टेबल एंड इट इज़ लेस रिएक्टिव। यही तो हम आरएनए से चाह रहे थे और वो बन गया। ये लेस स्टेबल था, अब ये मोर स्टेबल हो गया। ये मोर रिएक्टिव था, ये क्या हो गया, लेस रिएक्टिव बन गया। लेकिन अब हम उसको आरएनए नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं टू दी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो अब हम किसकी बात करेंगे, देखो क्या है टॉपिक, सेमीकंडक्टर। इसको छोड़ दो, अभी मैंने क्या लिखा है, आई एम टॉकिंग नाउ अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमने जेनेटिक मटेरियल की गुत्थी सॉल्व कर ली, उसके बाद अब करेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन। मॉलिक्यूलर बेसिस में अब हमें रेप्लिकेशन पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, उसके बाद रेगुलेशन पढ़नी है और छोटे छोटे और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, क्या होती है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन, मेकिंग कॉपीज, प्रोड्यूसिंग कॉपीज ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ identical copies of DNA, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है ना बेटा, इसको बोला गया कि जो रेप्लिकेशन है किस ढंग से होती है। ये रेप्लिकेशन ऐसे होती है, किसने कहा, वॉटसन एंड क्रिक ने। उन्होंने क्या कहा कि जो कॉपी बन रही है ना नई डीएनए की, कैसे बन रही है, जो ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड्स है ना वो सेपरेट होती हैं। फिर ओल्ड पेरेंटल, ये देखो ये था पेरेंटल डीएनए, दो ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड क्या हुई, सेपरेट हुई, एंड दीज आर एक्टिंग एज दी टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इन टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर फिर क्या बनी, नई डॉटर स्ट्रैंड्स। समझ में आया क्या है, ये है पेरेंटल स्ट्रैंड। पेरेंटल स्ट्रैंड क्या होगी, सेपरेट होगी, और इन पेरेंटल स्ट्रैंड्स विल एक्ट एज दी टेम्पलेट। मैं लिख देती हूँ कि
पेरेंटल strands separate and acts as the template strands. पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देती हूँ. पहला. दूसरा, न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स, और न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आर formed on the parental strands which were acting as the templates, which were acting as the templates. देखो, और ये स्टेटमेंट किसने दी? ये सारे के सारे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. और ये किसने प्रपोज किया था बेटा? दिस वॉज proposed by वॉटसन एंड क्रिक. कौन थे ये फेलो? वही जिन्होंने डीएनए का क्या दिया था? 3D पिक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. चार्गफ्स्की और विल्किंस की फाइंडिंग्स को इन्होंने मिक्स किया और 3D स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का. तो उन्होंने एक चीज़ और बोली, डीएनए में जो बेस पेयरिंग रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग उन्होंने देखा, उसके बेस पे उन्होंने क्या कहा कि जब डीएनए की नई कॉपी बनती है ना, तो वो कॉपी भी कैसे बनती है? जो एक्चुअल पेरेंटल डीएनए है, जो एक्चुअल पेरेंटल स्ट्रैंड है ना, देखो वो पेरेंटल स्ट्रैंड दो रेड कलर की ना, दोनों पहले खुलेंगी. पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट, ये खुल गई दो स्ट्रैंड रेड कलर वाली, एंड दीज आर एक्टिंग एज दी टेम्पलेट स्ट्रैंड. रेड वालों को मैं क्या बोलूँगी? इनको हम बोलेंगे दीज आर नोन एज दी टेम्पलेट स्ट्रैंड्स. ये दोनों, ये लो. फिर न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स, जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कहेंगे, आर फॉर्म्ड ऑन दी पेरेंटल स्ट्रैंड्स विच वर एक्टिंग एज दी टेम्पलेट. अभी नई देखो वॉयलेट कलर की जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो मैंने येलो से हाईलाइट की है, ये है नई स्ट्रैंड. ये कहाँ पे बन रही हैं? ऑन दीज पेरेंटल स्ट्रैंड. पेरेंटल स्ट्रैंड क्या एक्ट कर रही थी? एज दी टेम्पलेट. उसको पढ़ के उसके सामने आके बेस पेयर लगते रहे और क्या बन गई? नई डॉटर स्ट्रैंड्स. उन डॉटर स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए उनको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं. तो जो पेरेंटल डीएनए है उसी वही खुलता है, उसके ऊपर डॉटर स्ट्रैंड्स बनती हैं. तो इसका मतलब क्या है? हर एक जो नई डॉटर स्ट्रैंड्स, डॉटर डीएनए बना है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 50% पेरेंटल डीएनए, सॉरी रेड वाला पेरेंटल डीएनए प्रेजेंट है, और 50% क्या बना है? न्यूली फॉर्म्ड. यहाँ पे भी 50% पेरेंटल है और 50% क्या है? न्यूली फॉर्म्ड. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो सारा का सारा नया नहीं बनता है, 50% पुराना प्रेजेंट होता है, 50% ही नया बनता है. तो सेमी कॉन्जर्वेटिव, तो जो पेरेंटल डीएनए है वो क्या रहा? यहाँ पे कंजर्व रहा, लेकिन सारा कंजर्व नहीं हुआ. उसकी एक ही स्ट्रैंड, एक डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड, इसमें एक स्ट्रैंड. तो 50% क्या है यहाँ पे? नया डीएनए. 50% क्या है? पेरेंटल डीएनए. तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. किसने प्रपोज किया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय द वॉटसन एंड क्रिक. ठीक है, प्रपोज किया था. लेकिन इसके लिए बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय 2 फेलोज. और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया गया इन प्रोकैरियोट्स, दिया गया, सॉरी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर भी इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया कि सच में वॉटसन एंड क्रिक ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्कीम, सेमी कॉन्जर्वेटिव स्कीम, स्कीम ऑफ वॉटसन एंड क्रिक, स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन. तो ये स्कीम जो दी है, क्या ये ट्रू है? इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके देखा गया. प्रोकैरियोट में भी किया और यूकैरियोट में भी किया. प्रोकैरियोट में किस में क्या प्रोकैरियोट यूज किया गया बेटा? ई कोलाई बैक्टीरिया. और इस बैक्टीरिया को क्या किया? दैट वाज ग्रोन ऑन
that was grown on heavy nitrogen containing medium, और वो मीडियम क्या था, NH4Cl। आपको पता है ना लाइट नाइट्रोजन का क्या होता है मोलर मास, 14, लेकिन एक और हैवी आइसोटोप मिलता है नाइट्रोजन का जिसको हम क्या बोलते हैं, N15। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, हैवी नाइट्रोजन। ये वाला ना जब हम बैक्टीरिया को नंबर मल्टीप्लाई करना है तो उसको कल्चर मीडिया में रखना पड़ेगा, और जो कल्चर मीडिया होता है उसका एक ये न्यूट्रिएंट होता है अमोनियम क्लोराइड। लेकिन इस अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कौन सी यूज़ की गई है, नॉर्मल N14 नहीं, N15, हैवी आइसोटोप वाली। तो ऐसे कल्चर मीडिया के ऊपर इस ई कोलाई को ग्रो किया गया, और ई कोलाई के अंदर फिर कौन सा नाइट्रोजन आ जाएगा, इसके डीएनए के अंदर कौन सा, क्योंकि डीएनए का ही तो नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं ना डीएनए के अंदर। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के अंदर जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो अब कौन सी हो जाएगी, N15 वाली। तो सारे के सारे जो ई कोलाई बैक्टीरिया होंगे वो कैसे होंगे, विद हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए वाले होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो इसको अभी आगे कंटिन्यू करूंगी, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट बेटा किसने किया, दिस वाज डन बाय मिजल्सन एंड स्टॉहल, और इनका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द ईयर 1958, याद रखना। उसके बाद है इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी कहाँ पे किया गया, इसको किया गया बेटा, यूकैरियोट क्या यूज़ किया गया, एक प्लांट बीन, फाबा बीन्स, विसिया फाबा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फाबा बीन्स। तो यहाँ पे किया गया क्रोमोसोमल लेवल पे, ये सारा का सारा काम किस पे किया गया, क्रोमोसोमल लेवल। और यहाँ पे ये सारा का सारा किस लेवल पे किया गया बेटा, डीएनए लेवल पे। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट विसिया फाबा के अंदर किया गया, ये किसने किया था, टेलर एट अल ने। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद यहाँ पे नहीं रखना। यहाँ पे क्या किया गया था, रेडियो एक्टिव लेबल्ड थायमिडीन का यूज़ किया गया, रेडियो एक्टिव लेबल्ड हाइड्रोजन कंटेनिंग थायमीन। इसको ध्यान में रखते हुए ये सारा एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट इन आवर कोर्स, दिस इज इन आवर कोर्स, तो हम इसकी बात करेंगे। तो क्या किया बेटा, मिजल्सन एंड स्टॉल ने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया किसके ऊपर, हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम के ऊपर। तो जितना भी उसका डीएनए था सारा का सारा क्या बन गया, हैवी डीएनए बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट थी उस डीएनए के अंदर। तो अब मैम पता कैसे चलेगा हैवी डीएनए, अब बेटा यहाँ पे यूज़ किया गया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। अभी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट क्या है, बैक्टीरिया के अंदर से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, उस डीएनए को सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर डाला गया और उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन से जो हैवी चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, तो जो हैवी डीएनए है वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगेशन कराई, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट यूज, डेंसिटी समझ गए ना, हैवी डेंसिटी हो जाएगी जिसके अंदर हैवी नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो इसका जब हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर देखा तो इसका बैंड कहाँ पे आ रहा था, बिल्कुल नीचे तली में। फिर हमने क्या किया, इसी बैक्टीरियल कॉलोनी को ना अब हैवी नाइट्रोजन नहीं, 20 मिनट के लिए हमने ग्रो किया। अब न्यूट्रिएंट मीडियम क्या दिया, नॉर्मल नाइट्रोजन वाला, N14 वाला। देखो अब क्या दिया, जनरेशन 1 बनाई, तो पेरेंट्स में तो सारे में कैसा है, N15 डीएनए। अब जो जनरेशन बनी, जनरेशन 1, इसको किस में बनाया गया, नाइट्रोजन 14, N14 मीडियम के ऊपर। तो पेरेंट्स क्या थे, देखो पेरेंट्स की स्ट्रैंड थी बेटा ये है पेरेंट्स की स्ट्रैंड, ये कौन सी थी, N15, ये भी है N15। अब कौन सा मीडियम दिया जा रहा है, N14। तो अब जो नई स्ट्रैंड बनेगी, अब ये जो नई स्ट्रैंड बनेगी ये वाली, ये और ये पेरेंट्स की तो कैसी थी बताओ, अरे कलर कहाँ गया मेरा,
ये वाली स्ट्रैंड कैसी थी, ये वाली स्ट्रैंड है बेटा N15, ये वाली है N15, और जो ये बच्चे बने हैं अभी इनके ऊपर जो नई स्ट्रैंड, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव नेचर है तो जो नई डॉटर स्ट्रैंड बनेगी उसको मीडियम कौन सा दिया गया है, N14 और N14। वाई 20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट्स के अंदर एक बैक्टीरियल कॉलोनी अपने आप को रेप्लिकेट कर लेती है, मतलब अब यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। तो अब ये जो नई स्ट्रैंड बनी है, ये इस पेरेंटल डीएनए में 2 स्ट्रैंड थी, अब टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 4 कैसी, एक तो पेरेंटल आई और एक नई बन गई, लेकिन नई कौन से मीडियम में बनेगी, N14 में। तो जो नई स्ट्रैंड बनी है इन स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड्स। कैसी स्ट्रैंड बनेगी, हाइब्रिड। इनके पास N15 भी है और N14 भी है। तो जब इनको इस डीएनए को बैक्टीरिया से निकाला गया, सेंट्रीफ्यूगेट किया गया, डेंसिटी ग्रेडियंट देखा गया इसका, तो यहाँ पे कैसा बैंड आया, इस हैवी से थोड़ा सा ऊपर बैंड आया, क्योंकि ये हैवी नाइट्रोजन भी है इसके पास और लाइट नाइट्रोजन भी है, तो सारा का सारा डीएनए कैसा था, हाइब्रिड। अभी क्या किया, अगले ये 20 मिनट तो है, इस 20 मिनट के बाद अगेन मोर 20 मिनट्स, मतलब टोटल आफ्टर 40 मिनट्स के बाद इस कॉलोनी को फिर ग्रो होने दिया 20 मिनट और, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक सेकंड जनरेशन 40 मिनट के बाद आएगी। तो 40 मिनट के बाद जब देखा गया बेटा, अब ये क्या है हमारे पास, दीज विल एक्ट एज दी, ये क्या है, पेरेंट्स। पेरेंट कौन से हैं, ये N14 N14। एक पेरेंट क्या है हमारे पास, ये N15 और N15। एक पेरेंट आ गया हमारे पास, ये चेन खुलेगी N15 और ये आ गया N15, ये आ गए पेरेंट्स। अब इनके ऊपर बनेंगी नई स्ट्रैंड्स, और वो नई स्ट्रैंड्स अब कैसी बनेंगी बताओ, मीडियम तो आपने N14 दिया हुआ, ये भी बनेगी N14, इसके ऊपर भी बनेगी N14, इसके ऊपर भी बनेगी N14, इसके ऊपर भी बनेगी N14। तो ये तो दोनों N14 N14, ये भी N14 N14, ये हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड। अब टोटल कितनी आ गई हमारे पास, 1 से 2 डॉटर डीएनए बने, 2 से कितने बने, 4 डॉटर डीएनए बने। लेकिन यहाँ 1 से जो 2 बने थे ये हाइब्रिड थे। अब इन 2 हाइब्रिड से जब नए बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, 2 तो बनेंगे हाइब्रिड और 2 बनेंगे N14 वाले नॉर्मल। तो अगर इन डीएनए को अब निकाला गया, सेंट्रीफ्यूगेट करवाया गया, तो क्या होगा, इनके अंदर बेटा हाइब्रिड्स भी हैं और लाइट भी हैं। लाइट तो अब तक आया ही नहीं था, तो कम्प्लीटली लाइट है N14 N14, दोनों स्ट्रैंड N14 N14 वाली हैं। तो इनका बैंड तो सबसे ऊपर आने वाला है, ये लो N14 N14 वालों का बैंड आ गया ये, और जो हाइब्रिड थे, हाइब्रिड का तो यहाँ आता है वो बैंड आया एज इट इज़ यहाँ पे। अब इनको 20 और मिनट्स दो, जनरेशन 3 ले लो, जनरेशन 3 में क्या आने वाला है, क्या आएगा, निकाल सकते हो, वो आप अपने आप कैलकुलेट करोगे। 4 से क्या बन जाएंगे, 1 to 2, 2 to 4, 4 to क्या बन जाएंगे, 8 या 16, वो टोटल आप बनाओगे, बना के देखना यहाँ पे कौन सा बैंड आ रहा है। तो हर बार ये बैंड हमें क्या दिखा रहा है, इस बैंड की पोजीशन से क्या पता चल रहा है, जब N14 मीडियम पे ग्रो कर रहे थे, सारे के सारा जो डीएनए था दैट वाज हैवी। लेकिन जब नॉर्मल डीएनए में इसको रखा गया 20 मिनट के लिए और अलाउड किया गया टू रेप्लिकेट, तो रेप्लिकेशन कैसे होती है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में कैसी होगी, 50% पेरेंट से आएगा, वो कौन सा होगा, हैवी, और 50% क्योंकि नया मीडियम दे दिया N14 का, वो बनेगा नया N14 वाला। तो जो बैंड आया इससे थोड़ा ऊपर आया, इसका मतलब क्या है, हाइब्रिड आया है, वो हाइब्रिड बने हैं। हाइब्रिड कब बने हैं, कि वो सेमी कंजर्वेटिव मोड रहा होगा, आधा पेरेंट्स से आया आधा नया। अब यहाँ पे क्या आया, एक लाइट वाला भी आ गया। तो इन सब चीज़ें, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट हमें क्या कंक्लूड कर रहा है, कि सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसकी वजह से ये बैंड्स आ रहे हैं। तो जब आधा पुराना और आधा नया होगा, 50% ओल्ड 50% न्यू, तो ये वाला बैंड आया। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर भी क्या है, 50% ओल्ड 50% न्यू, लेकिन ये ओल्ड और न्यू दोनों कौन से थे, N14, और ये वाला कौन सा था, 50% ओल्ड, और ये वाली 2 स्ट्रैंड्स थी, तो एक बैंड यहाँ आया। तो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से हमने ये सारा का सारा पढ़ के इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो बेटा ये हो गया इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। और इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, हाँ ये मिजल्सन एंड स्टॉल का ही एक्सपेरिमेंट था, वो यहीं पे आ गया हमारे पास। तो इस मिजल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से हमने क्या प्रूफ किया, दी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब इन कमिंग लेक्चर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इन डिटेल। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।